स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो ये लेक्चर हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम लोगों ने बहुत रिसेंटली एक चैप्टर स्टार्ट करा था फ्रीडम। आज के क्लास में फ्रीडम चैप्टर का पार्ट 2 है, मतलब इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो और अगर आपको लग रहा हो कि पार्ट 2 तो ठीक है, पार्ट 1 कहाँ डाला है, तो आप इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको पार्ट 1 भी मिल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले सारे न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको तो पता ही है क्या करना है। सब लोग जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। आज हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। फिर ये जो आने वाला संडे है, संडे शाम को 6 बजे मैंने यूट्यूब पर ही इस चैप्टर का पोल सेशन लगा दिया है। तो सारे बच्चे संडे शाम को 6 बजे पोल सेशन पर भी आ जाना। ओके, चलो तो सब लोग नोटबुक ओपन, एनसीईआरटी ओपन करो, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से मन लगाकर सुनते जाना। तो आपको अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल क्या है वो समझते हैं। तो हार्म प्रिंसिपल समझने के लिए हम बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था ऑन लिबर्टी एंड इस ऐसे में इन्होंने पॉलिटिकल थियोरी से रिगार्डिंग जो डिस्कशन करे, उन्हीं डिस्कशन को हम लोग हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो हार्म प्रिंसिपल क्या है आज हमें वो समझना है। तो वैसे तो बुक में हमें पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है कि मिल ने उस ऐसे में क्या कहा, आप वो रीड कर सकते हो। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर डाल रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ वो रीड करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मिल क्या कहना चाह रहे हैं। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों के लिए और इजी करके यहाँ पे डाल रखा है। तो बेसिकली मिल कहते हैं कि 2 टाइप के एक्शंस होते हैं। ओके, एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। दोनों में क्या फर्क है वो समझते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब ऐसे एक्शंस दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर एंड नोबडी एल्स। कोई एक ऐसा एक्शन जिससे सिर्फ आपके ऊपर असर पड़े और किसी के ऊपर असर ना पड़े, उसे हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहते हैं। इजी। अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या है? कोई एक ऐसा एक्शन जिससे बाकी लोगों के ऊपर भी असर पड़े। अगर आप कोई ऐसा एक्शन लेते हो जिससे आपके आसपास वाले लोगों के ऊपर भी असर पड़ता है, तो हम उसे कहते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन। यहां तक आया समझ? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या है और अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या है। फिर आगे मिल ने क्या कहा? With respect to action or choices that affect only oneself, self-regarding actions, the state has no business to interfere. कह रहे हैं मिल कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन से सिर्फ हमारे ऊपर असर पड़ता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास या किसी और अथॉरिटी के पास कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके ऊपर उन एक्शंस को लेकर कोई कानून बनाए। ठीक है, तो मिल का मानना है कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हमारा बिजनेस है, दैट्स माय बिजनेस, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। ठीक है, कोई और उस चीज के ऊपर मेरे ऊपर कानून लगाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में क्या आ जाएगा? मान लो तुम लोग अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो 2 घंटे। ठीक है, तो तुम्हारे 2 घंटे पढ़ने से तुम्हें ही असर पड़ेगा ना, तुम्हारे आसपास के लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा अगर तुम पढ़ाई करोगे। तो एक ऐसा एक्शन जिससे सिर्फ तुम्हारे ऊपर असर पड़ रहा हो, वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। तो मिल का मानना है कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की अगर हम बात करें, किसी और को तुम्हारे इस एक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कल को गवर्नमेंट कोई कानून बना दे कि भाई तुम्हें घर में 2 घंटे पढ़ना अलाउड नहीं है, अब से तुम 4 घंटे पढ़ोगे घर में,
तो तुम्हें लगेगा ना कि भाई ये तो गलत है, ये तो मेरा बिजनेस है, गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर कर रही है। तो मिल ने भी सेम चीज कही कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन से हमारे ऊपर असर पड़ता है, तो किसी और के पास राइट नहीं होना चाहिए कि वो इंटरफेयर करे हमारे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को लेकर। कूल है। नेक्स्ट, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के अलावा दूसरा क्या था, अदर रिगार्डिंग एक्शन। अदर रिगार्डिंग एक्शन मतलब कोई एक ऐसा एक्शन जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों के ऊपर असर पड़े। अब मान लो तुम अपने गली में जाकर चीखने चिल्लाने लगो, लोगों को मारने लगो, तो इससे आसपास के लोगों को दिक्कत होगी, उन्हें परेशानी होगी, तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शन का एग्जाम्पल है। मिल का मानना है कि अदर रिगार्डिंग एक्शन में भी कुछ केसेस में अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर करती है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इन दिस केस इट इज स्टेट विच कैन कॉन्स्ट्रेट अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ वे दैट कॉजेज हार्म टू समवन एल्स। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखे कि जो इंडिविजुअल है वो ठीक तरीके से काम करे, वो आसपास के लोगों को परेशान ना करे, आसपास के लोगों को हार्म ना करे, आसपास के लोगों को कोई दिक्कत ना दे। ठीक है, अब यहां पर भी मिल एक इंटरेस्टिंग चीज कह रहे हैं कि अदर रिगार्डिंग एक्शन में भी तुम्हें टेंशन तब लेनी चाहिए अगर सामने वाला बंदा कोई ऐसा एक्शन कर रहा है जिससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, तो ही तुम्हें कोई सीरियस एक्शन लेना चाहिए। अगर सामने वाला बंदा कुछ ऐसा कर रहा है जिससे तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो तुम एडजस्ट कर लो, ठीक है, कुछ मत करो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। पर अगर सामने वाला बंदा कुछ ऐसा कर रहा है जिससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा खतरा है, तो तुम्हें गवर्नमेंट की हेल्प ले लेनी चाहिए, तो तुम्हें लीगल हेल्प ले लेनी चाहिए, ऐसा मिल ने कहा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं जेम्स मिल, हार्म कॉज मस्ट बी सीरियस। जो आपको हार्म हो रहा है वो हार्म सीरियस होना चाहिए। ठीक है, उसका सीरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, मान लो हम सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं और मान लो एक इंसान है हमारे मोहल्ले में, वो बहुत तेज रात को गाने बजाता है, जिसके वजह से हम में से कोई पढ़ाई नहीं कर पाता। कई बार हमारे एग्जाम होते हैं, हम में से कुछ लोगों के घर में ओल्ड लोग रहते हैं तो वो सो नहीं पाते, वो परेशान हो जाते हैं, लोगों को ऑफिस जाना होता है वो भी नहीं सो पाते। तो मान लो एक इंसान है हमारे मोहल्ले में, बहुत तेज म्यूजिक बजाता है। ठीक है, तो ऐसे में देखो हमें दिक्कत तो हो रही है, तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शन हुआ। उसके म्यूजिक बजाने से दूसरे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शन हुआ। पर क्या ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है? ठीक है, माना कि हमें दिक्कत हो रही है, पर इतनी भी तो दिक्कत नहीं हो रही कि मान लो कोई इंसान मर ही गया, है ना। तो ऐसे में क्या है, हमें ना इस इंसान से जाकर बात करनी चाहिए कि भाई हमें अच्छा नहीं लगता, तुम गाने मत बजाया करो, तुम खुद सुन लिया करो, तेज तेज मत बजाया करो, लोगों को बहुत काम होते हैं। ठीक है, हमने इसे थोड़ा मतलब सीरियसली, थोड़ा गुस्से में बात कर लिया, है ना, तो इतना कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस को बुलाने की तो जरूरत नहीं है, इस इंसान को जेल में डालना, सजा देना, पुलिस को बुलाना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम इससे प्यार से बात भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं कि यार मोहल्ले में किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तुम अपनी आदतों को बदलो। इतना करेंगे तो काफी है। पर हाँ, अगर आगे भी ये बंदा और परेशान किए जा रहा है और हंगामा मचाया जा रहा है, तो हम कोई एक्शन ले सकते हैं। तो यही मिल कह रहे हैं। ठीक है, the force of law should only happen when other regarding action cause serious harm। तुम्हें कानून की मदद तब लेनी चाहिए जब सामने वाले इंसान के एक्शन से तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही हो, कोई सीरियस नुकसान हो रहा हो, तो ही तुम कानून की हेल्प लेना। अदरवाइज सोसाइटी मस्ट बेयर द इनकन्वीनियंस इन द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम। अगर तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है तो तुम उसे सह लो, क्योंकि उस इंसान की भी फ्रीडम है, उस इंसान के फ्रीडम को भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। बेसिकली यार, आप लोगों ने मे भी अपने घरों में सुना हो कि मम्मी ऐसा अक्सर कहती हैं, या मतलब स्कूल में सुना हो टीचर्स ऐसा कहते हैं कि लाइफ में हमें एडजस्ट करना पड़ता है ना, थोड़ी चीजें हमें सहने की आदत होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। ऐसा ही कुछ जेम्स मिल कह रहे हैं कि अगर तुम सोसाइटी में सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम हर छोटी दिक्कत पे कोर्ट के पास नहीं भाग सकते,
थोड़ा बहुत तुम इनकन्वीनियंस सहना सीखो। अगर तुम्हारे ऊपर कुछ बहुत ही सीरियस हो रहा है तो तुम जाओ पुलिस के पास, तो तुम जाओ लॉ के पास, वरना थोड़ी बहुत दिक्कतें तो तुम सह लिया करो। पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। तुम्हारे अंदर ये आदत होनी चाहिए कि तुम अलग अलग लोगों को टॉलरेट कर पाओ। सबका सोचने का नजरिया अलग होता है, तो तुम सबके सोचने के नजरिए को समझ पाओ, तुम दूसरों के इंटरेस्ट को समझ पाओ। जब तक सामने वाले इंसान के एक्शन से तुम्हें कोई बहुत भयंकर खतरा नहीं है, तब तक तुम्हें टॉलरेट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है, अब मैं तुम्हें टॉलरेट करने को बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हें मार रहा है, पीट रहा है और तुम बस कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो टॉलरेट करूंगा, दीदी ने कहा था टॉलरेट करना। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है यार। जेम्स मिल कह रहा है कि अगर तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, अगर तुम्हें कोई बहुत सीरियस हार्म है, तब तो तुम जाओ पुलिस के पास, कोर्ट के पास जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, मदद लो। पर अगर तुम्हें ऐसा कोई सीरियस खतरा नहीं है तो फिर थोड़ा सा इनकन्वीनियंस सहना सीख लो। ठीक है, ये हमारे मिल कह रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हेट कैंपेन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हेट कैंपेन मतलब मान लो किसी के खिलाफ हेट स्पीच ये सब फैलाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, तो अगर हेट कैंपेन छोटे लेवल पर है तब तो ठीक है, उसे इग्नोर किया जा सकता है। पर अगर बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है तो हमें उसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत पड़ जाती है। पर याद रखना कि तुम एक्शन भी इतना लो कि जितना वो बंदा गलती कर रहा है उस हिसाब से तुम उस इंसान के खिलाफ एक्शन लो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान ने छोटा सा तुम्हें कुछ कहा और तुम बोलने लग जाओ कि नहीं यार इसे तो उम्र कैद होनी चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, ठीक है, इसे तो जेल में डाल दो पूरी जिंदगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक इंसान जिस टाइप का क्राइम कर रहा है उसे उस टाइप का ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हेट स्पीच चल रहा है तो जो लोग हेट स्पीच कर रहे हैं उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दो, है ना। जो लोग हेट स्पीच फैला रहे हैं उन लोगों से कहो कि तुम लोग पब्लिक एरिया में मीटिंग करके ऐसे फालतू बातचीत नहीं कर सकते। इस टाइप के एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने पूरी जिंदगी किसी को जेल में ही डाल दिया इस गलती के लिए। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों के लिए एक शब्द लिखा गया है जिसे हम कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब सोच समझ कर रोक टोक लगाया करो, सोच समझ के लोगों के ऊपर रूल्स लगाया करो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आया क्लास में, तो क्या होगा, उसे डांट पड़ जाएगी, है ना। उसे बोलेंगे कि भाई अगले क्लास में होमवर्क करके आना, है ना, ये बोलेंगे। ऐसा तो नहीं बोल देंगे कि भाई तुमने होमवर्क ही नहीं करा, तुम ये स्कूल छोड़कर चले जाओ, तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं। नहीं ना, जिस हिसाब की गलती है उस हिसाब से उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो वही कह रहे हैं कि रीजनेबल रोक टोक लगाया करो लोगों के ऊपर। वी मस्ट नॉट डेवलप अ हैबिट ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन। और सोसाइटी में गवर्नमेंट को कभी एक ये आदत नहीं डल जानी चाहिए कि गवर्नमेंट का जब मन कर रहा है गवर्नमेंट लोगों के ऊपर रोक टोक लगा रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। क्योंकि एक बार अगर गवर्नमेंट को आदत लग गई ना ऐसा कुछ करने की, फिर हमारी सारी फ्रीडम खत्म। तो एक्सट्रीम केसेस में अगर लोगों के ऊपर रोक टोक लग रहा है तो कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर फालतू में अगर लोगों के ऊपर रोक टोक लगाई जा रही है तो वो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को हैबिट पड़ गई इन सारी चीजों की तो हमारी फ्रीडम तो खत्म, है ना। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है। अगेन मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ओके चलो, तो अच्छा ये थोड़ा सा कट रहा है यहां से, ठीक है, पर तुम्हें आई थिंक समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, ये नेगेटिव लिखा हुआ है। नेगेटिव लिबर्टी में क्या कहा जाता है, इट सीक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच इंडिविजुअल वुड बी इनवायलेबल। नेगेटिव लिबर्टी में कहा जाता है कि हम सब के लाइफ का एक ऐसा एरिया है जो हमारे लिए बहुत पर्सनल है और किसी और का इंटरफेयर करना उसमें नहीं बनता। ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी मतलब हमारे लाइफ का एक ऐसा एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर। हमारे लाइफ का एक ऐसा एरिया जहां पर किसी और एक्सटर्नल अथॉरिटी को तो इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए।
ये एक मिनिमम एरिया है दैट इज सेक्रेड एंड इन विच वॉट एवर द इंडिविजुअल डज इज नॉट टू बी इंटरफेयर्ड विद। ये हमारे लाइफ का एक वो छोटा सा हिस्सा है जो हमारा अपना है, ठीक है, और यहाँ पर तो गवर्नमेंट या किसी और का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं बनता, ठीक है। तो नेगेटिव लिबर्टी में क्या कहा जा रहा है कि हम सबके लाइफ में एक बहुत पर्सनल स्पेस होता है जो कि हमारा है, एंड उस स्पेस को यूज करके हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो किसी और का इस स्पेस में आना, हमारे खिलाफ कानून बनाना नहीं बनता। अगर आपको ये पर्सनल स्पेस अगर आपकी कम होने लगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे तो इस देश में आजादी मिल ही नहीं रही, ठीक है। तो नेगेटिव लिबर्टी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, वरना लोगों को लगने लगता है कि यार हमें तो देश में फ्रीडम बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। तो मैं अगेन हम वो पढ़ाई वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप अपने घर पे कमरे में बैठ के जो पढ़ रहे हो वो आपका बिजनेस है ना। अगर कल को गवर्नमेंट पढ़ाई के ऊपर कानून बना दे कि एक इंसान को कम से कम 4 घंटा पढ़ना है, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये मेरा पर्सनल स्पेस है, गवर्नमेंट इस पर्सनल स्पेस में भी आ गई तो मेरा पर्सनल स्पेस तो और कम हो गया, इस देश में तो मुझे फ्रीडम ही नहीं मिल रहा है ना। तो नेगेटिव लिबर्टी मतलब हम सबका वो पर्सनल स्पेस जो हमें खुद को एक्सप्रेस करने में मदद करता है, और अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट कानून बना दे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, हम कपड़ों से भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो अगर कल को कानून बन जाए कि भाई सबको सिर्फ ब्लू कपड़े पहनने होंगे, है ना, तो तुम्हें बुरा लगेगा कि गवर्नमेंट को क्या मैं पिंक पहनूं, येलो पहनूं, रेड पहनूं, जो पहनूं, है ना। अब अगर इसके ऊपर भी कानून बनने लग गया तो मेरा पर्सनल स्पेस कम होता जा रहा है, मेरे पास फिर बचा ही क्या। तो ये नेगेटिव लिबर्टी है। नेगेटिव लिबर्टी में क्या कहा जाता है कि हम सबका एक पर्सनल स्पेस है, उस पर्सनल स्पेस के ऊपर तो कानून बनाना बनता ही नहीं किसी का, ठीक है। अब इसी से ही रिलेटेड एक उल्टा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी में हम सोचते हैं कि फ्रीडम टू मतलब हमें किससे आजादी मिल रही है, हु गवर्न्स अस, हमारे ऊपर कौन गवर्न कर रहा है, ठीक है। एंड पॉजिटिव लिबर्टी में भी आंसर ये होता है आई गवर्न माई सेल्फ, ठीक है। चलो अब पॉजिटिव लिबर्टी थोड़ा सा समझते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी का उल्टा कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव लिबर्टी में क्या कह रहे हैं कि भाई कानून मत बनाओ, पॉजिटिव लिबर्टी में क्या कह रहे हैं कि भाई हमें कानून की जरूरत है। और हमने हिस्ट्री में देखा है कि अलग अलग लीडर्स ने पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्ट में बोला है। रूजो, हेगल, कार्ल मार्क्स, गांधी जी और बिंदो, ये सब ऐसे लीडर्स रहे हैं जिनको पॉजिटिव लिबर्टी ज्यादा अच्छा लगता था। ओके, तो पॉजिटिव लिबर्टी में क्या कहा जाता है, इट इज कंसर्न्ड विथ लुकिंग एट द कंडीशंस एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड ऑफ इंप्रूविंग दीज कंडीशन। पॉजिटिव लिबर्टी में हम इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का रिलेशन देखते हैं और हम उस रिलेशन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उस देश के सिटीजन्स और अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर पाए। तो पॉजिटिव लिबर्टी में हम इस तरीके से सोचते हैं कि हर एक सिटीजन एक फूल की तरह है, एक फ्लावर की तरह है। तो अगर आपको एक फ्लावर को ब्लूम कराना हो, आप चाहते हो कि एक फूल खिल जाए, तो आप क्या चाहोगे कि उस फूल को अच्छे से पानी मिले, अच्छे से धूप मिले, अच्छी मिट्टी मिले, है ना। तो पॉजिटिव लिबर्टी में हम कहते हैं कि सिटीजन एक फ्लावर की तरह है। अगर एक सिटीजन ग्रो करना चाहता है तो उसे मिलना चाहिए धूप, पानी, मिट्टी, और ये सब प्रोवाइड करना सिटीजन को किसका काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट हमको ये सब कब दे पाएगी, जब हम गवर्नमेंट को कानून बनाने देंगे, ठीक है। तो जैसे फूल ब्लूम करता है, वैसे अगर आप इंसानों का डेवलपमेंट कराना चाहो तो आप क्या कहोगे कि यार इंसान को एजुकेशन मिले, इंसान को बेसिक नीड्स मिले, उसके हेल्थ का ध्यान रखा जाए। तो गवर्नमेंट को कानून बनाने चाहिए ताकि इंसान बढ़िया तरीके से अपना डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। द इंडिविजुअल टू डेवलप his or her capability must get the benefit of enabling positive condition। कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि एक इंडिविजुअल अपना पूरे पोटेंशियल के साथ काम करे तो उसे आसपास पॉजिटिव कंडीशन मिलनी चाहिए, ठीक है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंसान किसी ऐसे जगह पे फंस गया जहां पर ये गरीब है, ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंसान बेरोजगार रह गया पूरी जिंदगी। ठीक है, इसके पास मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि ये अपना डेवलपमेंट कर पाए। और ये मिनिमम रिसोर्सेज इसको देना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। पॉजिटिव लिबर्टी recognizes that one can be free only in society। पॉजिटिव लिबर्टी में कहते हैं कि एक इंसान को पूरी आजादी तो सिर्फ और सिर्फ अपने सोसाइटी में ही मिलती है। ठीक है, तो अगर एक इंसान ग्रो करना चाहता है तो उसे अच्छे सोसाइटी में ही जाना होगा, तो ही वो ग्रो कर पाएगा। और नेगेटिव लिबर्टी में क्या कहा जाता है? नेगेटिव लिबर्टी में कहा जाता है कि हम सबका एक बहुत पर्सनल स्पेस है और उस पर्सनल स्पेस के ऊपर किसी और का कानून बनाना नहीं बनता। तो नेगेटिव लिबर्टी में कह रहे हैं कि कानून नहीं बनाना क्योंकि हमारा पर्सनल स्पेस है। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या कह रहे हैं कि हम सब सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के ग्रोथ और इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए कुछ कुछ कानून की हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है। डन। नेगेटिव लिबर्टी हो गया, पॉजिटिव लिबर्टी हो गया। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं, ये आप लोगों का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो जेएस मिल का मानना था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक ऐसा हक है जिसको तो कभी छीनना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एट वेरियस टाइम्स हमने देखा है अलग अलग देशों में, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग टाइम पीरियड में बुक्स को, प्लेस को, फिल्मों को, आर्टिकल्स को, रिसर्च वर्क को बैन कर दिया जाता है। तो थोड़ा डिस्कस करके देखते हैं कि क्या चीजों को बैन करना सही है या नहीं है, थोड़ा इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एक हमारे पॉलिटिकल थिंकर थे जिनका नाम था वोल्टेयर। वोल्टेयर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कहा था, इस स्टेटमेंट को सुनते हैं। इनका स्टेटमेंट था, आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। तुम जो बोल रहे हो मैं उस चीज को मानता नहीं हूं, पर मैं इस चीज को मानता हूं कि तुम्हारा हक है कि तुम्हें जो सही लगे तुम वो बोलो। ठीक है, मैं डेथ तक, मैं मरते दम तक इस चीज को डिफेंड करूंगा कि इस बंदे का हक है, इसे बोलने दो। आया समझ? तो वोल्टेयर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में वोल्टेयर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा जो कुछ बोले तुम्हें वो सही लगे, पर याद रखना कि सामने वाला बंदा जो कुछ बोल रहा है उस बंदे का हक है कि वो ये बोले। ठीक है, तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि बहुत साल पहले दीपा मेहता एक फिल्म मेकर वाराणसी जाती हैं और वाराणसी में जो विडोज हैं वो उन विडोज के ऊपर एक फिल्म बनाना चाह रही थी। विडोज मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है मान लो अगर, और उनमें से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए और वाइफ रह जाए तो वाइफ को विडो कहा जाता है। तो वाराणसी की जो विडोज है ना, इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, ये बहुत परेशान थे सोसाइटी में। तो दीपा मेहता एक फिल्म मेकर थी, इन्होंने सोचा कि मैं इस चीज के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहती हूँ, पर इनको कोई वहां पर फिल्म बनाने ही नहीं देता। इनसे बोला जाता है कि अगर आप ऐसी फिल्में बनाओगी तो लोग इंडिया के बारे में बुरा सोचने लगेंगे। और वाराणसी के बारे में तो सबको पता है, वाराणसी की एक रेपुटेशन है कि ये बहुत अच्छा एंशियंट टाउन है हमारे इंडिया का। तो अगर आप वाराणसी के ऊपर इस टाइप की मूवी बनाओगे तो वाराणसी की इमेज डाउन हो जाएगी। तो इनको यहाँ पर ये बुक नहीं, मूवी बनाना अलाउ ही नहीं किया जाता, फिर वो कहीं और जाकर मूवी बनाती हैं। ठीक है, सिमिलरली एक बुक है रामायण रीटोल्ड के ऑब्रे मेनन की। ऐसे और भी बुक्स हैं, सैटानिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी। ये कुछ कुछ बुक्स हैं जिनको बैन कर दिया गया। सोसाइटी के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करा एंड फिर इन बुक्स को बैन कर दिया गया था। एक फिल्म है द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, इसको भी बैन कर दिया गया। एंड ऐसे कुछ प्लेस भी रहे हैं जिनके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है एंड फिर बाद में ड्यू टू प्रोटेस्ट उन प्लेस को बैन कर दिया जाता है। अब देखा जाए तो बैनिंग एक काफी इजी सॉल्यूशन है ना? तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आई, झट से उसे बैन कर दो। पर ऑन लॉन्ग टर्म अगर हम सोचे, अगर आप लॉन्ग रन में सोचो तो बैनिंग एक डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है।
डेमोक्रेसी की खासियत ही ये होती है कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को आदत लग जाए इस चीज की कि जो भी चीज गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही गवर्नमेंट उसे झट से बैन करती जाएगी, तो दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है, डज दिस मीन दैट वी शुड नेवर बैन? तो क्या मैं ये कह रही हूँ कि भाई बैनिंग बिल्कुल गलत है, बैन तो कभी करना ही नहीं चाहिए? ऐसा भी नहीं है। अगर कुछ बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही गलत चीज किसी प्ले में या किसी मूवी में दिखाई जा रही है तो शायद उसे बैन कर भी देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बैन कभी करना ही नहीं चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है कि बैन हर छोटी चीज को तुम कर दो। क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप में क्या होता है, मान लो मूवी का एक हिस्सा है जो सही नहीं है तो हमने उसे हटा दिया। ठीक है, एंड सेंसरशिप आप लोगों ने सेंसरशिप के बारे में छोटे क्लासेस में भी पढ़ रखा है। राजा रानी के टाइम पर भी होता था कि अगर तुम्हें बुक लिखनी है तो पहले तुम राजा को दिखाओगे, राजा को अच्छा लगा तो ही वो बुक पब्लिश करी जाएगी। ठीक है, तो इट इज ऑफन डिबेटेड कि सेंसरशिप लगाना सही है या नहीं, बैन करना सही है या नहीं, व्हेन शुड वन बैन एंड व्हेन शुड वन नॉट, शुड वन नेवर बैन, कब हमें बैन करना चाहिए, कब हमें बैन नहीं करना चाहिए, क्या कभी एक इंसान को बैन करना ही नहीं चाहिए? इन सारी चीजों के ऊपर अगेन डिबेट्स एंड डिस्कशन चलते रहते हैं। पर याद रखना, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो करना, बहुत ज्यादा बैन लगाना, हर छोटी चीज को बैन लगाना, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ये इंग्लैंड का एग्जाम्पल है। इंग्लैंड में क्या होता है, एनीवन हु इज एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर द रॉयल हाउस होल्ड इज कॉन्स्ट्रेन्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट from writing about the inner affairs of the household. So if such a person were to leave the employment, they would be unable to give an interview about royal household. Is this justified or unjustified? इंग्लैंड में क्या होता है, मान लो आपको रॉयल फैमिली के यहाँ पर काम करना है, तो ऐसे में आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में आप बोलते हो कि रॉयल फैमिली के साथ काम करते टाइम मुझे रॉयल फैमिली के बारे में जो कुछ भी पता लगेगा मैं उसे बाहर किसी को नहीं बताऊंगा। तो मान लो कोई एक हाउस हेल्प है, उन्होंने काम करा है रॉयल हाउस होल्ड में एंड फिर उन्होंने किसी भी कारण की वजह से 2-3 साल के बाद जॉब छोड़ दिया। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वो जॉब छोड़ने के बाद किसी न्यूज चैनल के पास जाकर इंटरव्यू नहीं दे सकती कि जब मैं रॉयल फैमिली में थी तो मैंने इनको ये बात करते हुए सुना, मैंने इनको ऐसा कहते हुए सुना। ऐसा इंटरव्यू देना उन्हें अलाउड नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग रॉयल फैमिली में काम कर रहे हैं क्या उनके ऊपर इस टाइप का रोक टोक लगाना सही है या गलत है? तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज बताई गई है, constraint of different kind exist and we are subject to them in different situation. While reflecting on such situation, we need to realize when constraints are backed by organized social, religious, cultural authority or by the might of the state, we restrict our freedom in ways that are difficult to fight against. अलग अलग जगह पर आपके ऊपर अलग अलग टाइप की रोक टोक लगाई जाएगी। कई बार ये रोक टोक हमारे ऊपर कोई रिलीजियस ग्रुप या कोई गवर्नमेंट लगा रही होती है, कई बार ये रुकावट हमारे ऊपर इतनी ज्यादा होती है कि हम इन कॉन्स्ट्रेंट्स के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाते। पर ध्यान रखना कि एक चीज का फर्क होता है, अगर आपके ऊपर लिमिटेशन विलिंगली लग रहा है तो ठीक है, पर अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जबरदस्ती लगवाया जा रहा है, बाय फोर्स लगाया जा रहा है, तो वो बहुत गलत है। तो रॉयल हाउस होल्ड के केस में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके काम कर रहे हैं ना, तो ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि उन्हें मार पीट के कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जा रहा है या काम खत्म होने के बाद उनसे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा। वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर साइन करने के बाद काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको कोर्स करा जा रहा है, कोर्स मतलब फोर्स करा जा रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो, ठीक है, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फोर्स करा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर हम ये रूल्स लगाएंगे ही लगाएंगे, तो वो गलत है, तो वो तुम्हारी आजादी के खिलाफ होगा।
ठीक है, तो जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी हमने ये पढ़ा था कि फ्रीडम क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी आपके ऊपर आकर कोई रोक टोक नहीं लगा रही। अब जब ये चैप्टर खत्म होने वाला है तो हमें ये भी समझ आ गया कि फ्रीडम में ये भी आ जाता है कि हमारे पास ये आजादी हो कि हम अपने डिसीजंस, अपने चॉइसेस अपने मर्जी से ले पाए। When we make choices, we have to also accept responsibility. ध्यान रखना, अगर तुम ये बोल रहे हो ना कि मेरे पास खुद के चॉइसेस लेने की आजादी होनी चाहिए, तो इसका ये भी मतलब है कि तुम खुद से जो चॉइस लोगे उस चॉइस के बाद जो रिजल्ट आएगा तुम्हें उस रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुमने खुद कोई एक्शन लिया, तुमने खुद कोई चॉइस लिया, तो उसका जो रिजल्ट है तुम्हें उस रिजल्ट की जिम्मेदारी उठानी होगी, है ना। एंड इसी वजह से जो बच्चे होते हैं, आप जैसे जो चिल्ड्रन हैं, हम इसीलिए चिल्ड्रन को पेरेंट्स के केयर के अंडर रखते हैं, क्योंकि बच्चों में इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज नहीं होता कि वो खुद के चॉइसेस ले पाए। वो कोई गलत चॉइस ले लेंगे, उसका कोई बहुत भयंकर रिजल्ट होगा, फिर वो उस रिजल्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के केयर में होते हैं। एंड इसीलिए हम लोग जो सिटीजन्स हैं उनको एजुकेशन देते हैं, ठीक है, ताकि वो बड़े हों और अच्छे चॉइसेस ले पाए। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि एज ह्यूमंस उन लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम्हें सीखना है ताकि तुम अच्छा जजमेंट, अच्छा डिसीजन ले पाओ, है ना। और तुम्हें पता लगे कि कब गवर्नमेंट तुम्हारे फ्रीडम को रोक रही है, कब तुम्हारे फ्रीडम को कोई खतरा नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर तुम्हें थोड़ा अवेयर रहना होगा। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। वेरी गुड, सब लोग जल्दी जल्दी क्लैपिंग करो, आप लोगों ने एक और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फिनिश कर लिया है। सो प्राउड ऑफ यू। आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। अभी भागो मत, कुछ चीजें सुनकर जाओ। ये तो हमारी फ्री क्लास थी, पर अगर आप अनअकैडमी में टॉप टीचर्स, इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ अपनी टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में हम लाइव क्लासेस लेंगे एंड आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का। ओके, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो। आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस अलग से लगाए जाएंगे जहां पर आप टीचर्स के साथ अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सैंपल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये सब हम आपको इस बैच में कवर करा रहे हैं। अब इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है ये डिस्कस कर लेते हैं। इसी वीडियो के लिंक में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लास 11 के एक लिंक दे रखा होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो। ओटीपी डालने के बाद ये पेज ओपन होगा। आपसे पहले ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपको हमारा प्लस बैच चाहिए या क्या आपको हमारा आइकॉनिक बैच चाहिए। तो अगर आप आइकॉनिक बैच लेते हो तो आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किए जाएंगे जो आपकी और अच्छे से हेल्प करेंगे। वरना अगर आपको पर्सनल मेंटोर नहीं चाहिए तो आप प्लस बैच भी ले सकते हो। ओके, तो आपको इनमें से जो भी चाहिए आप वो सेलेक्ट करो। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको हमारा बैच कितने मंथ्स तक चाहिए। ठीक है, तो आप स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शन दिखेगा, जितने भी मंथ्स के लिए चाहिए आप वो सेलेक्ट करो। फिर पेमेंट करते टाइम यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम रेफरल कोड में लिखोगे अनुष्या, तुम लोगों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। ओके, चलो, तो इस तरीके से आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज, अभी फिलहाल हमारे अनअकैडमी में यूपीएल चल रहा है, विच इज अनअकैडमी पोल लीग, जहां पे टीचर्स क्लास में आपको पोल्स करा रहे हैं एंड जो भी बच्चा इस पोल में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको अनअकैडमी से प्राइसेस मिलने के चांसेस भी मिल सकते हैं। तो अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो क्लास 11th आप लोगों का मेरे साथ नेक्स्ट पोल कब है? इट इज ऑन 30th May
एंड टाइमिंग है हमारा 9 PM। इस पोल में राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूं। बाकी हो सकता है दोनों बुक के चैप्टर 1 से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको इस पोल में मिल जाए, उस हिसाब से तैयारी करना। इस क्लास का लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ये फ्री क्लास है जो कि हमारे अनअकैडमी के ऐप पर होने वाली है। ओके, चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आप लोगों को यही बताना था आज के क्लास में। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। हम आगे और भी ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहेंगे। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।